नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय भंडेरा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शीत मरुस्थल का मानव जीवन अर्थात मानव वातावरण का जो समायोजन की प्रक्रिया है उसमें शीत दशाओं में अथवा ठंडी दशाओं में मानव किस प्रकार से अपने वातावरण से समायोजित किए हुए है, मानव ने किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित किया है, इस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ वातावरण में परिमार्जन कम और मानव ने अनुकूलन जो ज़्यादा किया है उसके संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण समायोजन का उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एस्किमो का ध्रुवीय या ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों के निवासी जो हैं, यह एस्किमो जो हैं, टुंड्रा प्रदेश शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश है जो उत्तर के आर्कटिक महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। हम जिसके अभी जिक्र कर रहे हैं ये हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में जो आर्कटिक महासागर है उस आर्कटिक महासागर के चारों ओर जो स्थल भाग है और जो बर्फ़ से आच्छादित है उस प्रदेश के निवासी हैं। ये उस प्रदेश के लिए ही हमने ये टुंड्रा शब्द यहाँ जो रीजन है वो काम में लिया है। टुंड्रा रीजन जो है कनाडा के उत्तरी भाग में विशेष रूप से ये, और ग्रीनलैंड में और लैपलैंड और समस्त उत्तरी साइबेरिया में स्थित है। ये जो प्रदेश है इसका क्षेत्र हम बता रहे हैं कि ये एस्किमो जो लोग हैं ये कहाँ रहते हैं। इस विस्तृत टुंड्रा प्रदेश के निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न नाम हैं। कनाडा और ग्रीनलैंड का जो भाग है उसमें इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है, और विशेष रूप से अभी जो हम जिक्र करेंगे वे केवल जो कनाडा और ग्रीनलैंड जो है उसी का अभी हम मूल रूप से जिक्र करेंगे। ये और फिर इसी प्रदेश की जो अन्य और मानव समुदाय हैं जैसे कि लैप्स हैं जो स्कैंडिनेविया में रहते हैं, और सेमोएड्स हैं जो साइबेरिया वाले प्रदेश में रहते हैं, याकूत, चुकची, तुंग आदि भी लोग हैं जो इसी साइबेरिया वाले प्रदेश में रहते हैं। तो ये सभी लोग मानव वातावरण संबंधों का जीवन के ढंग पे प्रभाव जो हम देख रहे हैं उसमें ये प्रधानतः आखेटक हैं। जितने भी जनजातियों का इनका हमने जिक्र किया है ये सारे जो समुदाय हैं इनका जीवन मुख्य रूप से आखेटक है। एस्किमो लोग सील मछली और केरिबो नामक बारहसिंगे का शिकार करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले तो इनका निवास क्षेत्र देखा। इस मानचित्र में आप देख सकते हो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देख सकते हो आप ये अलास्का वाला पार्ट, इस तरफ आपको ये अलास्का दिख रहा है, और ये आपको कनाडा का उत्तरी भाग इसमें दिख रहा है जिसमें वे फिनलैंड और ग्रीनलैंड वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। लेब्राडोर है, हडसन की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, और ये जहाँ जहाँ डार्क वगैरह हो रखा है ये डार्क वाला जो पार्ट है वहाँ प्रमुख रूप से एस्किमो लोग निवास करते हैं। इसके अलावा जो स्कैंडिनेविया और साइबेरिया का जो प्रदेश है वहाँ अन्य समुदाय इनसे मिलते जुलते हैं वो निवास करते हैं, जैसे लैप्स हैं, सेमोइड्स हैं, चुकची हैं, तुंग है। ये जनजातियाँ जो हैं वहाँ निवास करती हैं। इन सभी जनजातियों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो हमने चर्चा की कि ये जो प्रमुख इनका है ये आखेटक, सारे ही कुल मिला के ये आखेटक प्रमुख रूप से ये हैं। और दूसरा इनका सेकेंडरी जो व्यवसाय है वह पशुचारक है। तो पहला तो इनका आखेटक है, दूसरा पशुचारक है। ये लोग मछलियों तथा रेंडियर का शिकार करते हैं। आखेटक है इसलिए प्रमुख रूप से जो शिकार करते हैं इसमें रेंडियर और मछलियाँ प्रमुख रूप से हैं, और रेंडियर के झुंडों को पालते हैं। रेंडियर को ये पालते भी हैं झुंडों को। या हम उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के एस्किमो लोगों की अर्थव्यवस्था का, जीवन के रहन सहन के ढंग और सामाजिक संगठनों का वर्णन करेंगे। प्रमुख रूप से हम कनाडा और ग्रीनलैंड के एस्किमो जो हैं उन्हीं का विशेष रूप से भी यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं। एस्किमो का निवास क्षेत्र एक बार पुनः आप देखिए कि एस्किमो लोग कनाडा के उत्तरी तट पर बेफिन की खाड़ी या बेफिन द्वीप के चारों ओर, हडसन में तथा ग्रीनलैंड में जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 डिग्री
ये गलत लिख दिया गया था थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं, किताब में प्रिंट गलत था, सॉरी इसके लिए। ग्रीनलैंड में 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच की पेटी में ये निवास करते हैं। सी शब्द जो है यहाँ वो गलत लग गया है। तो 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये लोग निवास करते हैं, एस्किमो जो है। इस समस्त प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है। मैंने पहले बताया कि शीतकाल तो यहाँ बड़ा कठोर होता है, उसमें जीना अपने आप में, उसी में तो समायोजन करना है इनका। तथा गर्मी का मौसम छोटा, बिल्कुल नगण्य, जो अपने को फील ही नहीं होता। इनकी गर्मी तो अपनी सर्दी से भी कहीं अधिक कठोर होती है। वर्ष में 9 महीने कठोर शीत ऋतु रहती है और केवल 3 महीने छोटे समय के लिए यहाँ जो है वह ग्रीष्म ऋतु जिसको आप कह रहे हैं। अन्य ऋतुओं में जैसे बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ का चक्र पूरा हो जाता है केवल से 2-3 महीने में। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। एवरेज रूप से भी अगर देखा जाए वर्ष भर का तापमान तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। और अपने तो यहाँ 15 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर अगर आ जाता है, जो भी प्लस में है, तो भी अपनी स्थिति तो बड़ी विकट हो जाती है। जाड़ों में जनवरी और का औसत तापमान आर्कटिक द्वीप समूह में 0 से नीचे चला जाता है और यहाँ तक कि कई बार तो तापमान -46 डिग्री। अब आप कल्पना करो कि -46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या स्थिति होती होगी जब अपने 15-16 डिग्री टेम्परेचर, जो भी प्लस वाला, तटीय भागों में -34 डिग्री सेंटीग्रेड से -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचा चला जाता है। और आंतरिक भागों में तो इसकी स्थिति और भी ज़्यादा चरम हो जाती है। जाड़ों के महीने लंबे होने के साथ साथ जाड़ों में दिन बहुत छोटे होते हैं। तेज पवनों को रोकने के लिए पेड़ों का अभाव होने से बर्फ की आंधियाँ आती हैं, जिन्हें ब्लिज़ार्ड कहते हैं। हवा सदैव आर्द्र रहती है। अब आप एक बात ये भी देखो कि सपाट मैदान है, कोई वृक्ष वगैरह वहाँ होते नहीं है, तो तेज बर्फीली आंधियाँ भी वहाँ चलती हैं। मौसम तो अनुकूल है ही नहीं, और ऊपर से उसमें ये और है कि अत्यधिक टेम्परेचर कम है, लेकिन फिर भी दशाएं शांत नहीं है। और जो मौसमी परिघटनाएं हैं वो बड़ी चरम स्टेज पे बर्फीली आंधियों के रूप में वहाँ घटित होने को हमें दिखाई दे रही हैं। वर्ष में केवल 2 या 3 महीने ही ऐसे होते हैं जिनमें तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आता है। केवल 2-3 महीने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। इस प्रकार प्रदेश में लगभग बर्फ से ढके रहते हैं। जो कुछ वर्षा होती है वह बर्फ के रूप में होती है। वर्षा लगभग न के बराबर जो कुछ होती है वो हिम के रूप में होती है, बर्फ के रूप में यहाँ वर्षा होती है। वर्ष में केवल 2 या 3 महीने, अच्छा ये देखा हमने। इस प्रकार की कठोर जलवायु के कारण वहाँ वृक्षों की वनस्पति उत्पन्न नहीं हो पाती है। वृक्ष समुदाय और जो वनस्पति है वहाँ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि धरातल लगभग बर्फीला सा रहता है। केवल गर्मी के मौसम में जब बर्फ़ पिघल जाती है हल्की फुल्की थोड़ी बहुत, तो कहीं यत्र तत्र अपने को शैवाल है, काई है और लिचेंस और डैंडलिनियस, इस प्रकार के कुछ वनस्पति, रंग बिरंगे फूल आदि और घास की छोटी छोटी झाड़ियाँ सी हमें वहाँ दिखाई दे जाती हैं, जिसमें संपूर्ण वातावरण कुछ समय के लिए चित्रमय हो जाता है। परंतु गर्मी में अचानक समाप्त हो जाने पर पुनः बर्फ की वर्षा होने लगती है और भूमि पर सर्वत्र बर्फ की चादर बिछ जाती है। ये जो केवल वनस्पति और जो आपको बता रहा हूँ मैं कि शैवाल, काई वगैरह और रंग बिरंगे फूल जो दिखाई देते हैं वो केवल 2-3 महीने दिखाई देते हैं और पुनः स्थिति बदल जाती है। तो ये देखा अभी हमने जो जिक्र किया हुआ एस्किमो के प्रदेश का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि हम एस्किमो का जिक्र कर रहे हैं, और ये एस्किमो के अधिवास क्षेत्र और एस्किमो के अधिवास में चरम वायुमंडलीय और जो जलवायु दशाएँ हैं उसका हमने जिक्र किया। अब हम इनके शारीरिक लक्षणों के बारे में देखेंगे कि इनके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं। बड़े महत्वपूर्ण यह है कि एस्किमो का निवास क्षेत्र कौन सा है। अब आप बता सकते हो कि एस्किमो का निवास क्षेत्र कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड प्रमुख रूप से एस्किमो के निवास क्षेत्र है। आर्कटिक की जो महासागर है उसके चारों ओर का जो भाग है वहाँ ये ठंडे जो मरुस्थल है वहाँ एस्किमो लोग रहते हैं। और एस्किमो के अलावा अन्य समुदाय जैसे कि सेमोइड्स है, चुकची है, याकूत है, तुंग है, ये लोग भी वहाँ रहते हैं। स्कैंडिनेविया के लैप्स वगैरह भी वहाँ रहते हैं। लेकिन जो इस प्रदेश में भी विशेष रूप से जो कनाडा और ग्रीनलैंड वाला पार्ट है उसमें एस्किमो निवास करते हैं। और अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर इनको देखा जाए तो 65 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये लोग
निवास करते हैं और वर्ष भर तापमान यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है और लगभग कभी अगर ऊपर भी आता है तो केवल 2-3 महीने के लिए, बाकी तो चरम दशाएं यहाँ रहती है। तापमान काफ़ी निम्न और -46 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ नीचे चला जाता है और बर्फीली आंधियाँ, जिन्हें यहाँ ब्लिजार्ड के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ चलती है। तो इस प्रकार की जो इनका वातावरण है उसकी आप एक कल्पना कर सकते हो। अब इनके शारीरिक लक्षण, एस्किमो लोगों का चेहरा सपाट होता है तथा चौड़ा होता है। चेहरा सपाट, थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है, सपाट सीधा सा और चौड़ा होता है। इनके जो बाल हैं भद्दे तथा काले होते हैं, भद्दे भद्दे से अपने को आपको दिखते हैं तथा इनके बाल काले होते हैं। इन लोगों का कद जो होता है वो 150 सेंटीमीटर से लेकर के 160 सेंटीमीटर तक होता है। त्वचा का रंग हल्का पीला, गोरे गोरे से दिखते हैं, वैसे हल्का पीलापन इन पे दिखाई देता है। आंखों का रंग हल्का कत्थई, डार्क काली आंखें होती है, हल्की कत्थई डार्क है ये। और भौहें जो होती है विशेष रूप से इनकी तिरछी होती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, तथा पलकें इनकी तिरछी होती हैं। सिर लंबा होता है और गालों की हड्डियाँ ऊंची होती हैं। गाल जो अपने आँखों के नीचे वाला जो भाग है, आप दोनों हाथ लगाइए चेहरे के, तो जैसे आप हाथ लगाते हो तो आँखों के नीचे जो आपको कुछ उभार देता है, ये जो उभार वाली जगह है, ये इनके कुछ ज़्यादा उभार होता है। गालों की हड्डियाँ ये है, गालों में कोई हड्डियाँ वैसे नहीं होती है, गालों के मतलब आंखों से नीचे आते हैं, तो आपको जैसे आप फेस पे आते हो तो जो हड्डियाँ दे रही है ये दिखाई दे रही है, ये गालों की हड्डियाँ हैं और ये कुछ अधिक ऊंची होती है। यहाँ के सभी निवासी प्राय एक सी प्रवृत्ति वाले हैं, यानी कि समान से दिखते हैं। आप अगर एक को देख के दूसरे को देखते हो तो अंतर करना, या आचार विचार व्यवहार सब कुछ उनका एक सा दिखता है आपको। इनका उद्गम स्थान एशिया है, अतः इन्हें मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एस्किमो लोग कौन सी प्रजाति से, हम जो पढ़ रहे हैं वो जनजाति है, और प्रश्न आपको पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है, तो आपका उत्तर आएगा मंगोलाइड प्रजाति से। तभी मैंने बताया था पलक तिरछी, भौहें इनकी क्या होती हैं, तिरछी होती है पलकें, और ये मंगोलाइड प्रजाति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि भौहें इनकी क्या होती हैं, पलकें तिरछी होती हैं। तो एस्किमो जनजाति की आंखों में पलकों का तिरछा होना महत्वपूर्ण लक्षण है। सीधा सा संबंध मंगोलाइड से इनको जोड़ देता है इस प्रकार से, और मंगोलाइड प्रजाति के जो लक्षण है वही इनमें दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के एस्किमो में श्वेत रक्त मिश्रण होने लगा है। दूसरी अन्य जो जनजातियां हैं मंगोलाइड के अलावा, प्रजातियां जो है, उनके यौन संबंधों के बाद में अब आजकल जो इनमें जो शारीरिक लक्षण है उनमें कुछ भिन्नताएं देखने को मिलने लगी है। श्वेत रक्त मिश्रण होने के कारण ऐसा हो रहा है, यानी अन्य जो श्वेत जातियां थी उनसे यौन संबंध बनते हैं, तो नई जो जनरेशन आ रही है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो अभी हमने जो जिक्र किया था इनके शारीरिक लक्षणों का, विशेष रूप से हमने देखा इनका कद था 150 से 160 सेंटीमीटर का था, और चेहरा इनका सपाट था, चौड़ा था, और हल्का सा रंग इनका पीला था। आंखें इनकी कत्थई प्रकार की थी, पलकें इनकी तिरछी थी, और इनका संबंध मंगोलाइड प्रजाति के साथ जुड़ा हुआ है एस्किमो लोगों का। शीतकाल में सील मछली का आखेट ये लोग करते हैं, इसको हम अभी देखेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इनका शिकार करने का जो तरीका वगैरह है। बहते हुए ये शिकार कैसे करते हैं, बहते हुए हिम का इन लोगों के जाड़े के निवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब माना कि यहाँ ये लोग जो हैं वे विशेष रूप से टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं और शीत प्रदेश हैं, लेकिन इस शीत प्रदेश में भी एक ऐसा समय विशेष आता है जब और ज़्यादा दशाएं बड़ी क्लाइमैक्स या चरम पे पहुंच जाती हैं। तो वह यहाँ के जाड़े का जो समय होता है उसकी हम जिक्र कर रहे हैं। जाड़ों के आरंभ में एस्किमो लोग समुद्र के किनारे की ओर जाते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि जैसे ही शीत ऋतु आती है तो एस्किमो लोग उत्तर भागों की ओर जाते हैं, और उत्तर भागों की ओर अपेक्षाकृत तापमान थोड़ा कम होता है, जबकि स्वाभाविक अनुसार अपना भूगोल ये कहता है कि उत्तरी भागों में जाने पे तो तापमान अधिक होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर भाग में जो आर्कटिक महासागर है उसके कारण से, हालांकि आर्कटिक में बर्फ जमी हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ
आर्कटिक के जब तटीय भागों की ओर ये जाते हैं तो वहाँ तापमान थोड़ा सा अपेक्षाकृत, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत ये जाड़े की जब चरम दशाएं आती हैं तो ये उत्तरी भागों की ओर जाते हैं, शीतकाल में उत्तरी भागों की ओर, और जब ग्रीष्म काल आ जाता है तो ये दक्षिण भागों की ओर थोड़ा सा पलायन करते हैं, ताकि यहाँ बर्फ़ और पिघलने से इनको काफ़ी अधिक, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, झाड़ियाँ वगैरह मिल जाती है। जाड़ों के आरंभ में एस्किमो लोग समुद्र के किनारे अथवा बहते हुए हिम पर एकत्र हो जाते हैं। यहाँ पर वे मार्च या अप्रैल तक रहते हैं। जाड़ों के दिनों में केवल सील मछली का शिकार किया जाता है। सील मछली को सांस लेने में तकलीफ होती होगी, बर्फ़ में रहती है, लेने के लिए बर्फ़ में छिद्र बनाने पड़ते हैं। तो बर्फ़ के नीचे जब सील मछली रहती है और मतलब उसी आर्कटिक सागर के तटीय भागों में चले जाते हैं, तो सील मछली श्वास लेने के लिए बर्फ़ में छिद्र बनाती है। तो ये क्या करते हैं, मछली तो दिखती नहीं बर्फ़ में इनको, तो ये उन छिद्रों का तलाश करते हैं कि छिद्र कहाँ कहाँ इनको दिखाई दे रहे हैं। ये छिद्र बर्फ़ की पतली परत से छिपे रहते हैं। एस्किमो लोगों के कुत्ते जो होते हैं वो इन छिद्रों को तलाश लेते हैं। कुत्ते इन छिद्रों का पता सूंघ कर लगा लेते हैं। इन छिद्रों में एस्किमो हड्डी की एक छड़ी लगा देते हैं, और जैसे ये मछली श्वास लेने के लिए उस छिद्र के पास में आती है, छड़ी हिल जाती है, और जैसे ही मछली उसे को हिला देती है, किसको, छड़ी को जो ये लगाते हैं, वैसे ही एस्किमो लोग अपने पास में एक हार्पून नाम का बहुत भारी भाला रखते हैं, और भाले से उस हार्पून से ज़बरदस्त तरीके से छिद्र के पास में ये वार करते हैं, मुंह पर जोर से मारते हैं, जिससे भाले का अग्रभाग सील के मांस में या मुंह की ओर घुस जाता है। बाद में सावधानी पूर्वक ये बर्फ को हटा लेते हैं और वहां से मछली को निकाल लेते हैं। इस प्रकार शिकार करने के लिए शिकारी को काफ़ी देर तक क्या करनी पड़ी, इंतजार करना पड़ता है। जहाँ छिद्र होते हैं पहले छिद्रों का पता लगाते हैं, छिद्रों का पता लगाने के बाद हड्डी की एक छड़ उसमें लगा देते हैं। अब बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। फिर जब कभी मछली आती है, सील आती है, तो छड़ जब हिलती है, तो छड़ को हिलने से, छड़ जब हिलेगी तो छड़ जब हिलती है तो छड़ को हिलते ही ये तेज गति से क्या करते हैं, वार करते हैं। तो वार करने पे जब मछली मर जाती है, फिर उसको बर्फ को ही हटा के उसको निकाल लेते हैं। कुल मिला के ये है कि लंबा इंतजार करना पड़ता है। लंबा इंतजार जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि असाधारण सील मछली अपने सांस लेने के लिए कई छिद्र बनाती है तथा बारी बारी से उनमें सांस लेती रहती है। इस प्रकार से शिकार करने की प्रक्रिया को माउपोक कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रतीक्षा। इसका अर्थ क्या है, ये जो माउपोक आपने देखा कि माउपोक जिसका अर्थ ही क्या है, प्रतीक्षा। तो अब आपको अगर ये पूछा जाए कि माउपोक, तो आप कहोगे एस्किमो के शिकार करने की एक पद्धति है जिसको माउपोक कहते हैं। माउपोक का अर्थ होता है उसमें लंबा इंतजार या प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो हमने देखा अभी एस्किमो का निवास क्षेत्र देखा, वहाँ के सारे लक्षण देखे उन लोगों के, और शीतकाल में सील मछली का जो आखेट करते हैं वो देखा। ग्रीनलैंड के कुछ भागों में इतु और पोक ढंग से भी सील मछली का शिकार किया जाता है। इनमें 2 छेदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक छिद्र में एक मनुष्य छेद चारा डालकर सील को लुभाकर बुलाता है तथा दूसरा साथी हार्पून भाला लेकर के तैयार खड़ा रहता है। इस को अवसर जैसे ही मतलब हार्पून जो मतलब चारा डालता है, चारा डालने पे सील मछली जो होती है वो उस तरफ आती है, तैयार खड़ा रहता है, और अवसर मिलते ही वह दूसरे छिद्र में भाला मारकर सील का शिकार कर लेता है। जाड़े के दिनों में दिन की लंबाई कम होने के कारण इन दिनों निवास के जो डेरे होते हैं यानी इनके जो शिकार क्षेत्र होते हैं ये समीप ही बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। जहाँ मछली का शिकार करते हैं वहीं अपने आसपास में ये अपने तंबू वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि इस समय शिकारी स्लेज गाड़ी का प्रयोग नहीं करता और अपने निवास स्थान से अधिक दूर की यात्रा भी सुरक्षित नहीं होती है। जाड़े के दिनों में अधिक दिनों के लिए भोजन एकत्र करना कठिन होता है, तब जाड़े में बर्फ़ के तूफानों यानी कि जो ब्लिज़ार्ड है और कोहरे के कारण भोजन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अतः शीत ऋतु में शिकारी को भूख से मृत्यु का खतरा लगातार बना रहता है।
सील मछली की भोजन के अलावा ईंधन प्राप्त भी इससे होता है, भोजन के अलावा उसकी सील मछली से। और इन क्षेत्रों में वनस्पति न होने से लकड़ी नहीं मिलती है। सील मछली की चर्बी गर्मी में शिकार किए जाने वाले कैरिबो की चर्बी से अधिक बढ़िया होती है। और सील की जो चर्बी कैरिबो की चर्बी की अपेक्षा शीघ्र जलती है तथा अधिक ताप देती है। समय कम होने के कारण मैंने इसको शीघ्रता से बताया, एक बार आप इसको ब्रीफली देख लीजिए। ये प्रमुख रूप से जाड़े के दिनों का हम जिक्र करते हैं। जाड़े के अथवा चरम जो दशाएं होती है जाड़े की, उसमें ये सील मछली का शिकार करते हैं। एक तरीका मैंने बताया था कि जो अभी पिछले पेज पे मैंने आपको बताया माउपोक पद्धति। माउपोक में सीधी सी बात है, छिद्रों की मैंने बताया कि छिद्र में छड़ लगाते हैं, छड़ के सहारे से उसमें भाले का वार करते हैं। जब मछली आ जाती है छड़ इनकी हिल जाती है। दूसरा इनका जो तरीका था माउपोक के अलावा जो था वह है इतुरा पोक है। इसमें ये होता है कि मछली कई बार क्या होती है कि एक से अधिक छिद्रों से सांस लेती है और पास पास में वो एक दो छिद्र बना लेती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। तो एक छिद्र में ये चारा डालते हैं और दूसरे छिद्र में प्रहार करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार की जो पद्धति होती है ये इतुरोपाक इनकी कहलाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चरम शीत ऋतु होती है तो ये क्या है कि वहीं रहते हैं, ज़्यादा दूर दूर तक जाते नहीं है, इसलिए स्लेज गाड़ी का भी उस समय उपयोग नहीं करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सील मछली से जो इस समय इनको जो चर्बी वगैरह मिलती है, ये इनको गर्मी में किए जाने वाला जो इनका शिकार प्रमुख रूप से जो कैरिबो उससे भी अधिक बढ़िया होती है। और जो सील मछली की खाल वगैरह ये सोच तो ये अपने वस्त्र वगैरह बनाते हैं, उसकी जो चर्बी आती है वो अपने घरों को जो इग्लू होते हैं उनको गर्म करने में ये काम में लेते हैं। धन्यवाद मित्रों। अगला जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे।